गुड मॉर्निंग। बैठिए। तो कल की क्लास में शुरू किया था हमने राष्ट्रीय आय उत्पाद के बारे में। एक तो आपको ये बताया था कि इनकम के लिए उत्पादन होना जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसान हो या चाय वाला हो या टाटा कंपनी हो या मैं हूँ, जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे हम इनकम नहीं जनरेट कर सकते। तो इसलिए इनकम और प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। बाकी फिर हमने देखा कि इकोनॉमी क्या होती है। हमने कहा कि एक जोग्राफिकल एरिया होती है, उसका एक टेरिटरी होता है जिसमें संसाधन होते हैं अलग अलग प्रकार के, भूमि, भवन, श्रम, मशीन, इस तरह के। तो वो साधनों से हम वस्तु सेवा को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं उसका, और फिर उनका वितरण होता है लोगों के अंदर ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। और जब ज़रूरत पूरी होती है तो आपको अच्छा लगता है। कोई भी बायोलॉजिकल नीड्स हो या और तरह की नीड्स हो तो सेटिस्फेक्शन आता है उससे। जैसे हम चाय पीते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसको हम आर्थिक कल्याण कहते हैं। जब आपको अच्छा लगता है तो कल्याण है, राइट। और उपभोग से जो कल्याण प्राप्त होता है उसको हम आर्थिक कल्याण बोलते हैं। फिर आर्थिक कल्याण की जो कैनोपी है वो वाइडर हो जाती है, जैसे कि इनकम को भी आर्थिक कल्याण में डाल सकते हो आप, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो आप वस्तु सेवा तक पहुंच नहीं बना पाओगे। अगर मेरे पास इनकम ना हो तो मैं वस्तु सेवा कैसे खरीदूं। इससे वो सीक्वेंस बन जाता है जो आप आगे पीछे की तरफ ले जा सकते हो। तो इनकम जरूरी होगी आर्थिक कल्याण के लिए, तो आर्थिक कल्याण के अंदर इनकम भी आ जाएगी। वस्तु सेवा का उपभोग कब कर पाओगे, जब आपके पास इनकम होगी। और इनकम कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन से आएगी। तो प्रोडक्शन सोर्स बन जाता है इनकम का, और प्रोडक्शन सोर्स बन जाता है आपके आनंद का। दोनों जगह काम कर रहा है। वस्तु सेवा है तो खरीद पा रहे हो, और वस्तु सेवा है तो आपको इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन मतलब डाइवर्सिटी होती है, जैसे जो वस्तु मैं पैदा कर रहा हूँ उससे अलग दूसरे लोग कर रहे होते हैं, और ऐसा सिस्टम में चलता है। पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय हुआ करता था, तो आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सारी दूध पैदा कर रहे हैं तो फिर वो कैसे चलेगा। दूध वाला दूध वाले से क्या दूध लेगा, दूध देखकर क्या दूध लेगा, मतलब दूध तो उसके पास पहले से ही है। इस तरह से लोग, अच्छा, फिर संसाधनों में डाइवर्सिटी आ जाती है। किसका किसके खेत की मतलब जो कैपेसिटी हो कौन से फसल को उगाने या बोने की है। इस तरह से वो, जैसे हम कहते हैं भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में क्या फल, सब्जी और अन्य चीज़ें पैदा हो सकती है। सबकी रुचि भी होती है। कोई व्यक्ति क्या चीज़ में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति क्या चीज़ में, जैसे मैं पढ़ाने में रुचि रखता हूँ तो मैं ये चला रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति लीगल एक कंसल्टेंट की रुचि रखता है, उसको लॉ में जाना होता है तो लॉ के अंदर जाता है। मुझे लॉ वाले की आवश्यकता पड़ सकती है अगर कोई कॉपीराइट्स और अन्य मुद्दे आए, और लॉ वाले के बच्चे को इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, वो हमारे पास भेज सकते हैं उनका। और यहाँ से बात नहीं बनती है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी होती है। राष्ट्र अलग अलग वस्तुओं में अपने आप को विशिष्टीकृत करने की कोशिश करते हैं अपने रिसोर्स प्रोफाइल के हिसाब से। कई चीज़ें साउथ कोरिया बनाता है तो कई चीज़ें हम बनाते हैं, और आज की दुनिया में तो हर राष्ट्र हर चीज़ बनाता है, लेकिन किस में आप ज़्यादा मास्टर हो हर कंट्री उसमें जाना चाहता है। मैं तो अपनी बेटी को पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों पढ़ाऊँ उसे जब मैं इकोनॉमिक्स में मेरा इतना मार्केट है और मैं 2 घंटे कहीं भी क्लास देकर ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं 10, 20, 50 हज़ार किसी ट्यूशन टीचर को भी दे सकता हूँ जो स्पेशली उसको पढ़ाएगा और पॉलिटिकल साइंस का मास्टर होगा, राइट।
तो ऐसे क्या होता है कि लोग अपनी अपनी लाइनों में चले जाते हैं, नाना प्रकार की वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है और हमें ज़्यादा सुखानुभूति होती है, क्योंकि नाना प्रकार की वस्तुएं भी होने से हमें आनंद प्राप्त होता है। नहीं तो हम बोर हो जाते हैं उन्हीं सब वस्तुओं से। तो कई बार हम महीना निकल जाता है तो घर में कुछ नया बनाते हैं कि भाई चलो कुछ छुट्टी है और कुछ नया करते हैं। कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं और कपड़े भी हम बदलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि हम अलग अलग चॉइसेस के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि उसमें चेंज आता है और चेंज होने से हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह से कई तरह की वस्तु सेवाओं का उत्पादन एक देश में होता रहता है। तो इस तरह से वो चलता है। तो इकोनॉमी के अंदर यही सब बातें होती है। फिर उसमें आप ये बातें करने लग जाते हो कि साधनों का सदुपयोग कैसे हो, बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं साधनों से हम कैसे अधिक से अधिक पैदा करें, या हमारे पास कोई उत्पादन का टारगेट है तो कम से कम साधनों के कैसे पैदा करें। और जब आप मार्केट इकोनॉमी में आते हो तो आपके लिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन गोल हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट पे काम करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्यों होनी चाहिए। क्योंकि ये मान लो ये कीमत है, ये प्राइस है जैसे, और ये आपकी कॉस्ट है, तो आप प्राइस को नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा। प्रॉफिट कमाने का तरीका क्या है? या तो आप प्राइस बढ़ा दो, कॉस्ट वहाँ पर ही है। जैसे मान लीजिए प्राइस 10 रुपये है और कॉस्ट 5 रुपये, तो इस केस में प्रॉफिट कितना है? 5 रुपये का है। मान लो आप इसको 5 की जगह 6 रुपये का प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसको 11 कर दें, इसको वहीं रहने दें। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 6 रुपये। लेकिन क्या ले पाओगे? क्योंकि दूसरे लोग भी हैं। कंपटीशन अच्छा क्यों माना जाता है इकोनॉमी के लिए? कभी विचार किया आपने कि हम कहते हैं कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। इसके पीछे क्या थ्योरी है? मतलब इसके पीछे क्या मतलब व्याख्या है कि कंपटीशन तो क्या होता है कि ये प्राइस बढ़ाने को एफिशिएंसी नहीं कहते। प्राइस बढ़ाना तो कोई भी बढ़ा सकता है। मैं मोनोपोलिस्ट हूँ सपोज, मतलब मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं प्राइस को अप कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं एफिशिएंट हूँ? ये तो मैंने एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करके किया है। ऐसा सही परीक्षा एफिशिएंसी की कहाँ होती है? जब आप कॉस्ट को कम करते हो। आप सही मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर कब कहलाते हो? जब आप कॉस्ट को कम करते हो। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कॉस्ट में देखी जाती है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी प्राइस में नहीं देखी जाती। ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पीटी का मतलब ये नहीं होता है कि ये बच्चों की तरह हम 4 ऑप्शन के लिए, वो तो है ही अपनी जगह आपके, लेकिन आपको आपकी जो थिंकिंग रेंज है वो बहुत वाइडर होनी चाहिए। प्रतियोगिता आपको भी, आपके स्तर पे जो प्रतियोगिता है ये आपको क्या कर रही है? आपको परिमार्जित कर रही है। आप अपने आप को फाइन ट्यून कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस की तरह मेरी वैकेंसी फिक्स है। इस फिक्स वैकेंसी के अंदर मैं अपने आप को आगे कैसे कर सकता हूँ? तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि उन्हीं संसाधनों से मेरे फादर इतना पैसा भेजते हैं, मेरे पास ये है, समय मेरे पास दिया हुआ है। हालांकि हम समय को संसाधन के रूप में नहीं पढ़ते, इतना वाइड, इतना रेंज नहीं होता है इकोनॉमिक्स में, ये फिलोसफी में होता है। क्या समय को आपने पढ़ा कहीं किसी किताब में? ये भी संसाधन होता है। समय कोई चीज पैदा करता है क्या? लेकिन उसके बिना भी कोई चीज पैदा नहीं होती है, ये मेरा मानना है। मेरा मानना है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी थिंकर का नाम नहीं ले रहा। हम क्यों कहते हैं कि प्रोडक्शन जैसे 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, कल की क्लास में लिखाया था ना आपको, 22-23 का जो अनुमानित उत्पादन जो अभी आंकड़े आए वो 157 लाख करोड़ रुपए के आए हैं, ठीक है? तो पूरा एक साल ले रहे हो ना। समय को लंबा करोगे,
एक पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्शन हो सकता है क्या? मैं यहाँ पे जस्ट खड़ा होता हूँ और आपका कोर्स हो जाता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम की परिभाषा क्या है? उस पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, कल्पना में सोच सकते हो। एक सेकंड, फिर उसका भी छोटा हिस्सा, फिर उसका भी छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा कितना होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है अनुभूति कर सकते हो, अभिव्यक्त नहीं कर सकते आप। कर सकते तो बता दो आप मुझे। साइंस कोई नाम दे सकती है, लेकिन उसकी भी एक हद है, मतलब। और वो नाम दे के आप कह दो कि स्मॉलेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड लाइक दैट, बट हैव यू एवर सीन दैट? हैव यू एवर एक्सप्रेस्ड दैट? यही बात। जो स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, फिर टाइम को तो आप एक पॉइंट बोलोगे तो छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा, तो फिर आप सोचिए कि प्रोडक्शन हो सकता है क्या? फसल पकने में भी समय लगता है, मेरे को पढ़ाने में समय लगेगा। और आज की क्लास भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो रही है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स है। मैं आके आपको दर्शन देके कह दूं कि हो गई आज की क्लास पॉइंट ऑफ टाइम में तो यही होगा कि एक समय बिंदु पे आके खड़ा हुआ और आपको अभिवादन किया, फिर मैं चला गया, हो गई क्लास। अरे सर ऐसे तो मत करो, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे ही कहोगे ना। समय को ढीला छोड़ोगे तभी उत्पादन होगा। इसीलिए कांट नाम के दर्शन शास्त्री ने कहा कि समय और स्पेस यही अल्टीमेट रियलिटी है। अडानी जी हो, मुकेश अंबानी जी हो, कोई भी हो, वो लाचार हैं एक चीज के लिए कि उनको समय ऊपर वाला देगा तब प्रोडक्शन कर सकते हैं। समय अगर ऊपर वाले ने नहीं दिया तो नहीं कर सकते। और वस्तुएं स्पेस घेरती है, जगह नहीं होगी पैदा कहाँ करोगे? जगह नहीं होगी, मतलब ये स्पेस नहीं होगा, आप लंबे कैसे हो जाओगे? फसल लंबी हो सकती है क्या? स्पेस ही नहीं है तो। एक्सटेंशन लेने के लिए स्पेस चाहिए ना। माँ के मतलब कोख में बच्चा बड़ा होता है पेट में, तो धीरे धीरे वो स्पेस देता जाता है बच्चे को, तब तो वो ग्रो करता है। बच्चादानी अगर फूलेगी नहीं तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? ये बातें समझने की है कि आप यूपीएससी के हो। मैं अगर पटवारी परीक्षा को पढ़ा रहा होता तो इतनी रेंज नहीं लेता कभी भी। मुझे मालूम है कि सामने वाले कौन है, देख के पढ़ाना चाहिए। सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, आप पढ़ा रहे हो तो इससे मतलब नहीं बनता ना। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी आपको भी कंपटीशन करना पड़ता है तो आपके व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर सुधार होता है। हर लेवल पे आपको काम करना होता है, इंटरव्यू के स्तर पे, मेंस राइटिंग, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज। पुराने जमाने में क्या था, मेरे पिताजी कहते थे कि हमें तो कभी ऐसा कंपटीशन का सामना करना ही नहीं पड़ा। राजा महाराजा ये होते थे और नौकरी करने वालों को ढूंढते थे, क्योंकि लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे। उनके दिमाग में ये था कि नौकरी भी करते हैं क्या। तो टीचर्स मिलते ही नहीं थे और वो ढूंढते थे, लोगों को कहते थे भाई आप पढ़ाओ। मेरे फादर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे दादाजी ने काफी नाराजगी व्यक्त की कि हम तो बिजनेस फैमिली से हैं, तुम नौकरी करोगे। तो बड़ा घर में विरोध हुआ इस चीज का कि आप नौकरी क्यों करेंगे। तो उस पुराने टीचर्स में कई सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो 69, 79, 89 नहीं लिख पाते हैं, फिर भी बकायदा काफी गवर्नमेंट में काम करके रिटायरमेंट लिए, और इस तरह के टीचर भी हैं। हमारे गांव में एक शिक्षक थे, उनका लोग मजाक उड़ाते थे। वो निकलते थे तो कहते थे गुरुजी एक बार 79 तो लिख जाओ। तो वो कह रहे मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ ऐसे उनका मैंने खुद ने देखा। और फिर भी वो पढ़ाए स्कूल के अंदर, बकायदा प्रॉपर रिटायर हुए, पेंशन मिल रही है। कंपटीशन नहीं था तो मैन पावर में उतना वो नहीं था। अब कंपटीशन है तो मैन पावर में भी सुधार होता है, ऐसे समझना चाहिए। अब यहाँ प्राइस आप बढ़ाने को प्रतियोगिता नहीं कह रहे हैं, ये कॉस्ट जो कम करता है, मतलब प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसमें जीतने के लिए आपको ये कम करना पड़ेगा। इससे आप ज्यादा बड़े विजेता बनोगे, नहीं कि इसको बढ़ाने से। इससे तो आपका मार्केट डाउन हो जाएगा।
इसलिए कहा जाता है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाती है। फिर उसके माइनस पॉइंट्स है कि भाई मार्केट तो उसी के लिए काम करता है जो जिसके पास क्रय शक्ति है, मार्केट उसको नहीं काम करता जिसके पास क्रय शक्ति नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव सर और मनमोहन सिंह सर दोनों ने मिलकर भारत में उदारीकरण शुरू किया था, ये तो आपको पता ही होगा 91 में। और वही पीवी नरसिम्हा राव सर जो मतलब उनकी तो डेथ हो गई, उन्होंने 8वीं पंचवर्षीय योजना के डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी थी, मतलब उनका एक कोटेशन उसमें यूज हुआ था कि मार्केट कैन ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन supply and demand backed by purchasing power, but market cannot bring equilibrium between supply and need। इसका हिंदी रूपांतरण मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि बाजार आपूर्ति और क्रय शक्ति समर्थित मांग में संतुलन ला सकता है। आपूर्ति और क्रय शक्ति समर्थित मांग, ये कहना में संतुलन तो ला सकता है, लेकिन आपूर्ति और आवश्यकताओं में नहीं। आवश्यकता तो फुटपाथ पे अभी ठंड में लोगों को कंबल की है और सारी चीजों की। जो सोशल काम करते हैं उनका छोड़ो, अब बाजार नहीं उनको कंबल दे सकता है। बाजार सप्लाई कंबल उसी को करेगा जो पैसा जेब में लेकर कंबल की मांग करेगा, मतलब कि क्रय शक्ति समर्थित मांग है उनके पास। ऐसे मांगेगी कि मेरे को कंबल उड़ा दो, तो मार्केट उसके लिए काम नहीं करता है। जिसके पास क्रय शक्ति है और फिर वो मांग कर रहा है, उसके लिए मार्केट काम करता है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि भाई सरकार का रोल होना चाहिए, सरकार देखे इस चीज को कि कैसे किया जा सकता है इसको। तो फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी और इस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। नहीं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजारी शक्तियां काम करती है और मार्केट में जो डिमांड करता है उसके लिए मार्केट काम करता है, और प्रॉफिट कम मैक्सिमम करने के लिए लोग काम करते हैं। सामाजिक लक्ष्य नहीं होते हैं, सरकार भी उन्हीं को प्रमोट करती है। और जहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी जा जाती है वहाँ समाज पे जोर दिया जाता है, लेकिन कई बार सामाजिक लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों में टकराट होती है, जिसकी वजह से सोशलिस्टिक इकोनॉमी काम बहुत कामयाब नहीं हो पाती है एक लेवल पे जाके। कल के अखबार में आपने पढ़ा हो तो चीन भारत 2023 में अनुमान लगाया गया कि भारत की जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगी, और चीन की जनसंख्या पहली बार कम हुई है 8,50,000 से, यानी उसके पिछली जो जनसंख्या थी और उसमें 8,50,000 की कमी आ गई। हालांकि 8,50,000 का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन कम हो गई, ये बहुत कमाल की चीज है ना। चाहे एक आदमी से ही कम हुई हो, उसकी जनसंख्या तो बिल्कुल स्टेबल या यूं कह लो आपकी डाउन की तरफ जा रही है। और भारत की मैं आपको खुद आंकड़े दूंगा, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब 138 करोड़ और उसकी 141 करोड़ प्लस समथिंग, क्या फासला रह गया, बहुत कम। तो 2023 में हम नंबर 1 हो जाएंगे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसको मैंने पढ़ा, मैं तो 2 जगह पढ़ा था कल। एक तो बिजनेस स्टैंडर्ड हमारे यहाँ आता है और हिंदू आता है, इकोनॉमिस्ट आता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आती है। ये मेरे फूड है, मतलब मेरे को इनके बिना चैन नहीं मिलता जब तक मैं इनको पढ़ ना लूं। चीन तो हमारी क्लास का टारगेट नहीं था ना, मतलब कि मैं इसलिए पढ़ के आऊं कि भाई आपको पता ना है, मैं तो इसी शौक से पढ़ रहा था। बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो हिंदू की लैंग्वेज में कई सारी पीछे की बातें थी जो बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं थी, जिसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन ने बनाई। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी क्या है ये, मतलब इतना समाज के लक्ष्य को आपने मान कर दिया कि एक व्यक्ति को माइक्रो लेवल पे आप रेगुलेट कर रहे हो कि आपके बच्चे कितने हो सकते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाने के पीछे चीन का सामाजिक लक्ष्य था, या मतलब आपको लगता है कि व्यक्तिगत या पूंजीवादी टाइप का लक्ष्य था? आपको क्या लगता है? सामाजिक ही था ना वो, मतलब अपने पूरे चीन का सिस्टम को सही करने के लिए कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। नियम तो सरकार ने बनाया ना, इसमें व्यक्तिगत क्या लग रहा है आपको? इसमें सामाजिक लक्ष्य ही था ना।
चीन में अबॉर्शंस बहुत होने लगे, मतलब दूसरा बच्चा मतलब जैसे भी है अनियोजित तरीके से आ गया या जैसे भी है तो उसको अबॉर्शन कराओ। नियम है वन चाइल्ड पॉलिसी। आपको सरकारी जॉब में दिक्कत आ जाएगी, जो चीज़ें सुविधाएं मिल रही है उसमें दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से वो सरकार उसको फोर्स करती थी ना, बोलने से थोड़ी होता वन चाइल्ड पॉलिसी है। वो फिर उसको रेगुलेट करने के लिए पनिशमेंट भी का भी प्रावधान रहेगा ना, तभी तो लोग मानेंगे उस चीज का। ये मेरे को ऐसा लगा कि ये रेगुलेशन का तरीका समाज के लिए उचित नहीं है, फिर विरोध पैदा होते हैं इससे। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं चल पाती जहां आप सामाजिक मूल्यों को इतना प्राथमिकता दे दें कि एक व्यक्ति की गलती को भी माफ न कर सकें। फिर उसने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करी, समझ गया है कि जनसंख्या हमारी चली जाएगी, फिर भी वो, और 3 बच्चों को भी अलाउ कर दिया कुछ कुछ जगहों पर, मैंने पढ़ा था कल। तो अभी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो उनको पूछा गया कि वजह क्या है, मतलब जब हम छूट दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतने बच्चों को हम न पढ़ा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो सामाजिक लक्ष्यों को बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाती है, जिससे व्यक्तिगत दम घुटने लगता है ना। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी, मेरा दम घुटता है। कि मम्मी पापा रेगुलेट कर रहे हैं, सुबह बच्चे उठो, फिर क्या खाया आज, यही वेजिटेबल बनेगा, ग्रीन वेजिटेबल खाना है और यही खाना है, और बच्चे की चॉइस कुछ और है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, एक दिन आक्रोश में आके वो लड़ाई करता है तो सारा उसका गुब्बार फट जाता है, और अड़ोसी पड़ोसी सब देखते हैं कि इनके घर में क्या हो गया, या वो घर से भाग ही गया। कई लोग भाग की शादी भी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमने अपनी चॉइस रखी, बताया कि हमें ये व्यक्ति या महिला पसंद है, तो खूब उन्होंने विनय किया, नहीं माने तो लास्ट में ये फैसला ले लिया। तो वहां पर वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक लक्ष्यों के बीच में टकराट नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने विरोध करके भागने का निर्णय किया। तब परिवार वालों ने समझाया कि जब वो भाग ही गए और ये तो समाज को मालूम चल ही गया तो उनको बुला लो। ऐसा इरादा तो नहीं है ना भाई। बुला लो उनको, अरेंज मैरिज करते हैं। ये फोन करे भाई कहां तक पहुंचे हो। हम बहुत दूर आ चुके हैं कि भाई देखो गलती हो गई, हम लोग, भाई तुम हमारे बच्चे हो, हमारा मतलब बस अब आ जाओ। वहीं हरियाणा वगैरह में तो फिर आने के बाद कुछ और ही हो जाता है, इसलिए ये भी हो जाता है कहीं कहीं पर। वो रिस्क उठाना देख भाई कि पता नहीं वहां जाके मार दे, कहीं कुछ हो जाए, तो वो एक अलग चीज है। ये सामाजिक और ये सब इकोनॉमी कोई ऐसी चीज थोड़ी जिसको आप समझ रहे हो कि पता नहीं क्या है, ये तो आपकी बहुत इजी हो जाएगी आने वाले टाइम में। खैर, तो कंपटीशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ये ध्यान में रखें, लेकिन उसका माइनस पॉइंट मार्केट का ये होता है कि वो समाज के लिए काम नहीं करता है, ये समस्या है। चलिए, तो जीडीपी हम पढ़े थे कल की क्लास में ना, तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, फिर में जीवीए, वो समझ आ गया था आपको, कोई दिक्कत तो नहीं थी? 2 पॉइंट लिखाए थे आपको ना, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा लिखिए, जीडीपी को एक समयावधि से जोड़कर देखा जाता है, समयावधि से जोड़कर देखा जाता है, जो कि सामान्यतया 1 वर्ष होती है।
जो कि सामान्यतः 1 वर्ष होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना आपको, टाइम को ढीला नहीं छोड़ोगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक परंपरा सी बन गई है कि 1 साल का पीरियड हम लोग लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है वो मतलब लंबा टाइम लेती है, जैसे कि डिफेंस आइटम होते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े यान होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, जिनको टाइम लगता है, 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उसके लिए उनको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स। केवल सुनो आप, यूपीएससी मुझे नहीं लगता है पूछेगी, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ज्यादातर उत्पादन 1 साल की पीरियड में हो जाते हैं, चाहे आप फसल ले लो, कपड़े ले लो, गाड़ियां ले लो, घर ले लो, इस तरह के। लेकिन कहीं ऐसा कुछ काम हो रहा है जो मतलब ज्यादा लंबा चलने वाला है, या कोई सामान बन रहा हो, या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई एयरपोर्ट बन रहा हो, तो उसके लिए फिर आप क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी बनती है वस्तुओं की। तो जिस साल में जितना वो बन गया उतना उसमें आ जाएगा, फिर अगले साल जितना बनेगा उतना उसमें आ जाएगा। ऐसे वो वर्क इन प्रोग्रेस करके उन वस्तुओं का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी 1 ईयर का रहता है। समझ गए आप इस चीज को? कोई चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा समय खींचती है। मान लीजिए एक, फिर समस्या क्या आएगी, जिस साल वो बन के तैयार हो जाएगी, बीच वाली चीज को तो आप नहीं लिखोगे ना। हम पहले ही कह रहे हैं अंतिम वस्तु, पुलिया बन के तैयार होगी जब भी फाइनल जैसा होगा ना। तो आप मतलब जिस साल बन के तैयार हो जाता है उस साल का मानते हो उसे, तो समस्या क्या आएगी कि आप ऐसा कह रहे हो कि पिछले साल में इसका कोई रोल नहीं था। ऐसे ही हो गया ना ये बात, जबकि वो तो पिछले साल भी बन रहा था। या एक बड़ा हवाई जहाज मान लो आप, जिसको बनाने में 5 साल लगते हैं, 5वें साल में वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हम यूं कहें कि 5वें साल का उत्पादन है, या तो हमें ये कहना पड़ेगा। तो ये कह तो रहे हो आप, लेकिन ये गलत कह रहे हो, क्योंकि उस वर्ष में ही वो पैदा हुआ ये नहीं कहना है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो एक दिन होता है, लेकिन वो ऐसे धीरे धीरे तो बड़ा हुआ है, राइट। तो फसल में क्या है कि काटने का जो दिन होता है, लेकिन वही टाइम उसी वर्ष के अंदर भी रहता है। जैसे कि 3 महीने पहले आपने वो किया, अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जब आप उसको काटोगे यहाँ पे तो 20-21 या 21-22 बोलोगे तो कोई त्रुटिपूर्ण नहीं होगा ना, क्योंकि 3 महीने की वो पीछे की पीरियड भी उसी वर्ष के अंदर है ना। तो अगर कोई वस्तु ज्यादा समय लेती है तो जितनी उसकी प्रोग्रेस है उतनी उसमें डाल दो, फिर अगले साल उतनी डाल दो, फिर ऐसे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप उसमें उलझो मत ज्यादा, बात को समझने से सही रहता है कि भाई कोई चीज लंबा समय ले रही है तो जितना जिस साल बनी उतना आ जाएगा उसमें, और उसको क्या बोला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स। उसमें अलग अलग तरह के आ जाएंगे, जो भी हैं उनकी आकलन हो जाएगी और उसको उसमें डाल दिया जाएगा। तो समय लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो कि क्या है, 1 साल। और लास्ट पॉइंट लिखिए, जीडीपी को बाजार मूल्यों पर निकाला जाता है। ठीक है, 4 बातें ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे ऊपर परिभाषा से बंधे हुए हैं ना। परिभाषा ये थी कि एक देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं के बाजार मूल्य, तो वहां ऊपर पहले ही लिख चुके हैं। हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, इसमें नई बात थोड़ी आ रही है। जो 4 पॉइंट मैंने लिखा है इसमें नई बात कुछ नहीं है, उसी बात को हम थोड़ा सा ज्यादा क्लियर लिख रहे हैं। जैसे कोई कहे जीडीपी को एक्सप्लेन करिए, एक होता है ना कभी, जैसे ऐसे सवाल तो नहीं आते हैं लेकिन बाय द वे आ गया, जैसे कि जीडीपी को एक्सप्लेन करो। एक सवाल ये है, एक है जीडीपी क्या है। अब जीडीपी क्या है वाला सवाल छोटी बड़ी लिमिट में देगा, कोई भी देगा।
क्योंकि उनको वो ये पूछ रहे हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी तो जो 2-3 लाइनें बनेगी वही है बस, जो मैंने परिभाषा लिखाई। लेकिन कोई कहता है कि जीडीपी को एक्सप्लेन करो, तो उनको 150 वर्ड की लिमिट देनी पड़ेगी फिर, क्योंकि एक्सप्लेन करने में उसको एक एक बात समझानी पड़ेगी। पहले परिभाषा लिखेगा, फिर 1, 2, 3, 4 पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ कि जीडीपी घरेलू सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे समझाओगे आप। तो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, नई बात नहीं कर रहे हो, उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि बाजार कुशलता लाते हैं, एक लाइन आ गई, मेंस में आ गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बाजारों की भूमिका का परीक्षण करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बाजारों की भूमिका का, क्यों बाजार होने चाहिए, क्यों निजीकरण होना चाहिए, राइट। या वो यूं कह दे कि बाजार कुशलता को बढ़ाते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें, स्पष्ट करो। अब कैसे करोगे? मानने को स्पष्ट करना तो नहीं कहते ना, जैसे आपको कि नहीं ये बात सही है कि बाजार कुशलता बढ़ाते हैं, फिर इसके आगे क्या आपने एक्सप्लेन किया इसे? जैसे मैंने बोला तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको कि पी दिया फिर सी दिया, क्या किया मैंने? ये मैंने आपको पी और सी क्या करके क्या समझाया, एक्सप्लेन किया ना। कैसे एक्सप्लेन किया? कि बाजार के अंदर प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता होने के कारण कीमत बढ़ाना आपके लिए कठिन होता है, क्योंकि आप कीमत बढ़ाओगे तो आपको छोड़ के वो किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता में वही चीज कई सारे लोग बनाते हैं, तभी तो प्रतियोगिता होगी। अगर कोई चीज एक ही आदमी बना रहा है तो क्या आप उसको प्रतियोगिता कहते हो? एक ही चीज, जैसे जूते हैं तो जूते बहुत सारी कंपनियां बना रही है, मैं ये कह रहा हूँ। कोचिंग है तो बहुत सारे कोचिंग है जो यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यूपीएससी की कोचिंग एक प्रोडक्ट हो गया और उसको कई कोचिंग करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोचिंग भी है, ये कोचिंग भी है मुखर्जी नगर में, और नजर क्या आता है, सारी तरफ बोर्ड ही बोर्ड दिखते हैं, इतने सारे कोचिंग हैं, सब एक ही काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, यूपीएससी को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो सेम ही हो गया। ज्यादा फीस होगी तो लोग मन बनाएंगे ना, तो नए बच्चे होते हैं उनको और ये कोई समोसा थोड़ी है जो टेस्ट करके क्वालिटी का तुरंत पता लग जाएगा। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ी कि मैं चला के देख लेता हूँ फोन बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। क्वालिटी का पता आपको लगेगा कैसे? शिक्षा में डेमो से लग जाएगा पता। जैसा कि मैंने कल का डेमो क्या होता है, इसमें आप एक क्लास बढ़िया लग गई तो बढ़िया हो गया टीचर, और एक क्लास आपके ऊपर से चली गई तो टीचर खराब हो गया। ऊपर जाने में एक भूमिका टीचर की हो सकती है, लेकिन एक भूमिका आपकी भी हो सकती है कि आपके ऊपर से क्यों चली गई क्लास, क्योंकि आप क्लास में बैठे हुए तो थे, दिमाग कहीं और चला रहे थे, और सारा दोष आपने टीचर पे दे दिया। वो स्टैंडर्ड पढ़ा रहा था, आप नॉन स्टैंडर्ड लेवल के हो, तो वो तो सिलेक्शन के हिसाब से चल रहा है, यूपीएससी के हिसाब से चल रहा है। अब आपका वो लेवल ही नहीं, आप कोचिंग में आ गए। तो एजुकेशन का पता धीरे धीरे लगता है। एजुकेशन आज आप आए हो फिर कल आओगे, ऐसे ही हो रहा ना। क्या समोसा हम ऐसे खाते हैं कि एक बाइट आज खाई फिर 30 दिन तक उसका बाइट लेते रहेंगे? तब तक तो समोसा ही खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वालिटी छोड़ो आप, अब ये समझो कि सारे यूपीएससी की वो करा रहे हैं तैयारी, क्वालिटी आप पता नहीं लगा सकते, तो फिर आपका दिमाग कहाँ चलेगा? किसके यहाँ फीस कम है? तो अगर कोई अपनी फीस बढ़ाएगा तो मार्केट में नहीं चल पाएगा ना वो। तो फिर मैंने आपको कैसे समझाया कि प्राइस नहीं बढ़ा सकते आप प्रतियोगिता में, क्योंकि मार्केट चल रहा है, प्रतियोगिता है। तो फिर आप क्या करोगे? कॉस्ट कॉस्ट कम करने के लिए आप कहोगे फालतू बिजली चल रही है क्या, बंद करो। क्लास नहीं चल रही है तो बिजली क्यों चल रही है? फिर आप कहोगे स्टाफ कितना है, मतलब ओवर स्टाफिंग तो नहीं है जिससे हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। इस तरह से आप कॉस्ट पे काम करना शुरू करोगे।
जिसके कारण क्या होगा, संसाधनों की बचत हो जाएगी और आप एक अच्छे उत्पादक, जो कम से कम, कौन सी महिला अच्छी मानी जाती है जो कम बजट से अपने घर को चलाती है, वेस्टेज नहीं करती, जूठा नहीं जाता, कोई सामान बेकार नहीं करती, तो हम कहेंगे ये कुशल गृहिणी है। और बाकी दूसरा पक्ष आप ये लगाओगे कि कैसा बनाती है, यही दो बातें करोगे ना, कि भाई जैसे खाना बना रही तो बहुत स्वाद लग रहा है, और बना रही है तो कितना सामान यूज कर रही है, दो ही बातों से गृहिणी की परीक्षा होगी ना। लेकिन सभी गृहिणियां अगर अच्छे सामान बनाती हो तो फिर उनकी कुशलता की परीक्षा किस चीज से होगी? कम से कम बजट से जो महिला अपनी रसोई चलाती है, यही है वो। तो एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने आपको कि कंपटीशन, बाजार क्यों कुशलता लेके आते, एक्सप्लेन हो गया ना ये, आप समझ गए होंगे। 19-20 का फर्क रह गया होगा तो देख लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल तो समझ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। ये एक्सप्लेन करना गया, इसमें मैंने नई बात नहीं करी, उसी बात को ज्यादा अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया। तो इसको हम कहते हैं स्पष्ट करना। अब रही बात बाजारों की भूमिका का परीक्षण करें, यह मामला बिगड़ जाएगा। यहां आप उसके फायदे भी बताओगे और फिर दूसरे पक्ष भी लेके आओगे कि आज हम गरीबों के लिए क्या बाजारों की भूमिका का परीक्षण कर सकते हैं। आप खुद ही बताइए, गरीब व्यक्ति के लिए बाजार क्या भूमिका रखता है? जीरो। तो आप कहोगे भारत में गरीबी का स्तर 25% के आसपास है। अलग अलग मानक है, लेकिन नीति आयोग का एक लेटेस्ट जो है उसके हिसाब से 25% है। उस 25% के लिए क्या मार्केट काम करेगा? बस इतना भी लिख दोगे, यूपीएससी आपको नंबर दे देगी। कितना लिख के क्वेश्चन मार्क जैसा छोड़ दिया आपने। और गवर्नेंस जो आप पढ़ते हो वो सब लोगों के लिए होती है, बल्कि गवर्नेंस ज्यादातर गरीबों के लिए है। अमीर आदमी के लिए गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गवर्नेंस उसकी तो हो ही जाती है। पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी, कुछ भी देके लिखवा लेगा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है। तो क्या गवर्नेंस में ये नहीं आएगा कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो? क्या ये गवर्नेंस नहीं है? ये इसको सुशासन नहीं कहेंगे? जिन लोगों के पास बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, ये कौन सा सुशासन है? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गरीबी आपके मेंस के जो अलग अलग जीएस हैं, जीएस सेकंड में गरीबी है आपके, मेरे टॉपिक में नहीं है। जीएस 3 में गरीबी देख के बताना मुझे कि कहाँ लिखा हुआ है, जबकि इकोनॉमिक्स तो जीएस 3 में है। जीएस 2 में गरीबी है, हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन गरीबी सीधा नहीं लिखा हुआ है। तो शासन वाले टॉपिक में गरीबी क्यों डाल दी गई? भूखमरी भी मेरे इसमें नहीं है, भूखमरी भी जीएस सेकंड में, पॉलिटिकल साइंस वाले में। कहीं ना कहीं गवर्नेंस से जोड़ के डाली हुई है कि जिस देश में भूखमरी है, जिस देश में गरीबी है, उस देश में गवर्नेंस नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो। बढ़िया से बढ़िया पुलिस स्टेशन बना लो, बढ़िया से बढ़िया लॉ बना लो, कुछ भी करो, फिर भी सुशासन नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोगों को भूख शांत नहीं हो रही है, उनकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। ऐसे इस चीज को समझे आप। तो जीडीपी को हमने एक्सप्लेन कर दिया 1 2 3 4 पॉइंट्स में। अब जीएनपी लिखिए अगला, सेकेंड कॉन्सेप्ट है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में कहेंगे। अब यहाँ डी शब्द हट गया, तो देखो अब नेशनल आ रहा है। राष्ट्रीय आ गया, डोमेस्टिक जो बाउंड्री वाली चीज है, बताता हूं मैं आपको, पहले सूत्र लिखते हैं। देखिए, जीडीपी
प्लस प्लस का निशान लगाएं। इंग्लिश में लिखिए एक बार, नेट फैक्टर इनकम जैसे पढ़ाई का ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया थे, इतनी से क्लास होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्लास में बहुत दिक्कत है। यूपीएससी को एक होता है कि हम तैयार कर रहे हैं, अब एक ऐसे ही कोचिंग कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिल पाता है उतना, जहाँ बहुत ज़्यादा वो रहता है वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता प्रॉपर। ये आई कांटेक्ट से भी नॉलेज का कनेक्शन है, जैसे आई कांटेक्ट सही रहता है तो ज़्यादा समझ आता है,